आगे का हमारा टॉपिक है 1848 ईस्वी की क्रांति। जैसे हम लोगों ने 1830 की जुलाई क्रांति पढ़ी थी, राजा को सिंहासन त्यागना पड़ा था और वो इंग्लैंड भाग गया था। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना फ्रांस में कर दी थी। ये 1830 की क्रांति का पूर्ण रूप था। 1848 ईस्वी की क्रांति, और इस क्रांति के द्वारा फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई। 1830 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना और 1848 में पूर्ण रूप से गणतंत्र की स्थापना की गई। ये 1789 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद यूरोप की सबसे व्यापक क्रांति थी, सबसे व्यापक इसका असर था। और इस क्रांति के द्वारा काफी कुछ उथल पुथल फ्रांस अन्य देशों में हुआ था। मैटरनिक द्वारा जो 1815 से लेकर के 1848 तक की जो व्यवस्था थी प्रतिक्रियावादी शासन की, उस प्रणाली को पूर्ण रूप से 1848 की क्रांति ने तहस नहस कर दिया। और इस क्रांति के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद और उदारवाद, ये दो नए भावनाएं पैदा हुई, जो दो नए युगों का आरंभ हुआ। 1848 ईस्वी के क्रांति के कारणों में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो शासक थे लुई फिलिप की जो निषेधात्मक नीति थी, जो पहले के सम्राटों की जैसे स्वेच्छाचारिता का शासन चल रहा था, राजा का दैवीय अधिकार की बात चल रही थी, निरंकुश शासक की बात हो रही थी। लुई फिलिप फ्रांस का जब सम्राट बना था तो उन्होंने निषेधात्मक नीति का पालन किया। किसी भी प्रकार का सुधार या परिवर्तन करने के पक्ष में लुई फिलिप नहीं थे। इस दृष्टि से फ्रांस का जो विकास होना था वो विकास रुक गया था और मार्ग अवरुद्ध पूर्णतः हो गया था विकास का, क्योंकि यथा स्थिति बनाए रखना चाहता था, किसी प्रकार के सुधार की बात नहीं करता था। इस बात को लेकर के फ्रांस के सुधारवादियों में घोर निराशा थी। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, लुई फिलिप को अपर्याप्त समर्थन था। यद्यपि राजा के पद पर आसीन हो गए थे, लेकिन फ्रांस की जो जनता थी उस जनता का पूर्ण यानी पर्याप्त रूप से उनको समर्थन प्राप्त नहीं था। गणतंत्रवादी उनके विरोधी थे। जो बोनापार्टिस्ट दल था वो भी उनका विरोधी था। तो उनको नाममात्र के लोगों का समर्थन प्राप्त था। प्रारंभ में ही कई लोग उनके सिंहासन पर आरोहण होने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं उनको जनता का पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त नहीं था। तीसरी चीज हम लोग देखते हैं मध्यम वर्ग का शासन। लुई फिलिप के काल में राज्य में सत्ता जो है वो धनी मध्यम वर्ग के हाथों में थी। राजा समस्त कार्य उन्हीं के अनुसार या उन्हीं के हित को देखते हुए जो भी कार्य किए जाते थे, जो भी नीति बनती थी, वो मध्यम वर्ग के जो धनी लोग थे उन्हीं के हित में किए जाते थे। फ्रांस में लुई फिलिप को बुजुर्वा राजा भी कहा जाता है। बुजुर्वा राजा जो सामंत या जो विशेषाधिकार मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके फेवर में शासन करना, मध्यम वर्ग या बुजुर्वा का राजा, बुजुर्ग का इनको कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मध्यम वर्ग को छोड़ करके अन्य कोई भी वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं था। इसके बाद चौथे कारण में हम लोग देखते हैं जो गीजो यानी उनका जो प्रधानमंत्री था, उनकी जो नीति थी। प्रधानमंत्री गीजो की भी अनुदार नीति थी। जिस प्रकार से लुई फिलिप की अवधारणा थी, जो नीति थी, उन्हीं नीतियों का ये भी पालन कर रहा था, उनका समर्थन कर रहा था। संविधान में किसी भी प्रकार से कोई सुधार नहीं करना चाहता था। जिस प्रकार से लुई फिलिप था, उसी प्रकार से गीजो कोई सुधार की व्यवस्था नहीं अपनाना चाहते थे। राजा तथा प्रधानमंत्री दोनों की विचारधारा लगभग समान थी। दोनों जो है अनुदारवादी थे और किसी भी प्रकार का सुधार करने की मंशा नहीं रखते थे। तो सुधारवादी और अन्य जो लोग थे, अब उन्होंने सुधार उत्सवों का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया था। इसके साथ हम लोग देखते हैं समाजवाद का वहां पर काफी कुछ विकास हो चुका था। लुई फिलिप के काल में एक बड़ी चीज हुई थी, वो थी औद्योगिक क्रांति। बहुत बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हो गई थी और देश में तीव्रता से औद्योगिकरण हो रहा था। इसका प्रभाव ये हुआ कि श्रमिक वर्ग
इकट्ठा होने लग गया, श्रमिक वर्गों की संख्या अधिक होने लग गई, क्योंकि श्रमिकों को अगर स्थिति को देखा जाए तो उनकी हालत बहुत दयनीय थी और वो व्यवस्था में सुधार चाहते थे। तो इसी श्रमिक वर्ग में दिन प्रतिदिन असंतोष बढ़ता गया और एक व्यक्ति प्रमुख जिनका नाम आता है वह है लुई ब्लांक ने धीरे धीरे करके श्रमिकों को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित करना प्रारंभ कर दिया और श्रमिकों के आह्वान पर भी पूंजीवादी सरकार को उखाड़ फेरने के लिए श्रमिकों का आह्वान किया। इसके साथ हम लोग देखते हैं लुई फिलिप की जो विदेश नीति थी, वो विदेश नीति भी पूर्ण रूप से असफल थी। जो फ्रांस का प्राचीन गौरव था, विशेष करके नेपोलियन पार्ट के समय का जो एक ऐतिहासिक गौरव उनको प्राप्त हुआ था, वो दिन प्रतिदिन कम होता चला रहा था। इंग्लैंड के समक्ष 2 बार फ्रांस पराजित हो चुका था और बेल्जियम के मामलों में भी कोई बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सके थे। पूर्वी समस्या के मामलों में हम लोग देखते तो ये 3-4 घटनाएं ऐसी थी कि जिन घटनाओं का फ्रांस के प्राचीन गौरव पर काफी कुछ प्रभाव पड़ा, क्योंकि विदेश नीति में इन घटनाओं में फ्रांस का पक्ष बहुत कमजोर था, वो किसी भी प्रकार से कुछ नहीं कर सका। इसके साथ हम लोग देखते हैं राजनीतिक जो दल थी उनमें एकता स्थापित होना। प्रारंभ में लुई फिलिप का जो शासनकाल था उन्होंने इसी का फायदा उठाया, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल थे उन राजनीतिक दलों में आपस में कोई एकता नहीं थी। लेकिन देश की स्थिति को देख करके वहां की गृह नीति, लुई फिलिप की गृह नीति, लुई फिलिप की विदेश नीति को देख करके जो राजनीतिक दल थे वो धीरे धीरे करके एक हो गए थे, क्योंकि गीजो की प्रतिक्रियावादी नीति और उसी प्रकार से सम्राट फिलिप की प्रतिक्रियावादी नीति, उसके परिणाम स्वरूप सभी दलों को राजतंत्र का शत्रु बना दिया था। और 1830 में इस श्रमिक वर्ग, जो पहले श्रमिक वर्गों के क्लब का गठन हो चुका था, श्रमिकों का संघ बन चुके थे, इसी सुधार की प्रक्रिया को जब वो किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे तो सभी राजनीतिक दल एक हो गए और धीरे धीरे करके राजतंत्र का विरोध करने लग गए थे। इसके साथ आखिर में हम लोग देखते हैं तत्कालिक कारण 1848 ईस्वी की क्रांति का। तत्कालीन कारण ये था कि बहुत सारी जगहों पर सुधार उत्सवों का आयोजन किया जाने लगा था, कि फ्रांस में जो पूर्ववर्ती नीति चली आ रही है जिसमें सुधार अनुदार नीति, जिसमें कोई सुधार नहीं होना है, तो उसके विपक्ष में सुधार उत्सवों का प्रारंभ हो गया था। 1830 में सुधार उत्सव प्रारंभ हो गए थे और वो जो वर्तमान में व्यवस्था चली आ रही थी उस व्यवस्था से किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं थे। विभिन्न नगरों में सुधार उत्सवों का आयोजन किया गया और इसमें ये कहा गया कि लगभग ये 22 फरवरी को पेरिस में एक विशाल सुधार उत्सव का आयोजन किया गया, जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन श्रमिक तथा विद्यार्थी वर्ग संघर्ष के लिए अब कटिबद्ध हो चुके थे और दमन के लिए राजा ने नेशनल गार्ड जो सेना वहां पर भेजी थी, वो नेशनल गार्ड भी विद्रोहियों के साथ जो वहां पर विद्रोह कर रहे थे, जिसमें श्रमिक वर्ग और विद्यार्थी वर्ग, तो नेशनल गार्ड भी उनके साथ मिल गई। हिंसक रूप वीर ने धारण कर दिया और रक्तपात यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था। ये सब परिस्थिति को देखते हुए इसका परिणाम ये हुआ कि लुई फिलिप को सिंहासन त्याग करके इंग्लैंड भागना पड़ा। तो ये क्रांति 1848 की क्रांति, फिर से लुई फिलिप द्वारा सिंहासन का परित्याग और इंग्लैंड भागना, तो पूर्ण रूप से फिर ये तीसरी क्रांति 1789, 1830 और 1848 की ये तीसरी क्रांति थी, जब फ्रांस में पूर्ण रूप से व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया और इसके बाद गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। धन्यवाद।